जनता दल यू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ऐसे भक्तों की हवा निकाल दी है जो इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर की जा रही बर्बरता का सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहे हैं। त्यागी ने कहा है कि सवाल यहाँ मुसलमान और यहूदी का नहीं है, सवाल इंसानियत और इंसाफ का है। तमाम दुनिया के अमन पसंद लोगों को चाहिए कि वे फिलिस्तीन में अमन और इंसाफ की बहाली के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुधवार को इंडियन फ्रेंड्स फॉर पैलेस्टाइन के एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री त्यागी ने कहा, भारत सरकार ने यूएन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इजराइल की विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। साथ ही उसने इजरायली बमबारी की आलोचना भी की है। यही नहीं, भारत ने हमले से पहले की स्थिति को बरकरार रखने की बात भी कही है। इससे हमारे जैसे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। हम भारत के स्टैंड की तारीफ करते हैं। भारत अगर आगे बढ़कर वर्तमान संकट को दूर करने में कोई भूमिका निभाता है तो इससे तमाम भारतीयों को बेहद खुशी होगी। एक अच्छी शुरुआत यूएन में भारत के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए वक्तव्य से होती है, जिसमें आपको ताज्जुब होगा और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यरूशलेम में भी जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 25 मुल्कों के झंडों के साथ उनकी तारीफ की और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें भारत शामिल नहीं था। लिहाजा भारत के द्वारा उठाया गए कदम, हम जितने पैनलिस्ट हैं, जितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन है, इसकी तारीफ करते हैं और तारीफ करते करते लगातार सरकार पर हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने इस स्टैंड को वो कायम रखें और यूएन के अंदर लगातार अपनी इस आवाज को तेज करते रहें। बाकी जो यूएन की स्थिति है वो भी मैडम आपसे छिपी हुई नहीं है। कम से कम आधा दर्जन प्रस्ताव हैं यूएन के पास किए हुए, ह्यूमन राइट कमीशन के पास किए हुए, रेड क्रॉस सोसाइटी के पास किए हुए, जिनको अमेरिका नहीं मानता है। लेकिन इस सब समाज में वहां पर लगातार अपनी बात कहने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं। जी, मैं जावेद साहब के सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं। मुझको बेहद प्रसन्नता है इस सरकार की जो गठबंधन सरकार का उसका हिस्सा होने के नाते कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इजराइल के हमले की निंदा की। उन्होंने स्टेटस को एंटी, यानी के हमले से पहले की जो स्थिति थी वो बहाल की जाए, जिसमें मस्जिद के बराबर वाला जो हिस्सा है जिस पर गाजा पट्टी में वो दिखाना चाहते हैं अपना कब्जा, वहां से सैनिकों को हटाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें कि हमले बंद हों, लेकिन एक सज्जन ने कहा था, मैं उनसे भी एग्री करता हूं कि हम इजराइल को और फिलिस्तीनियों को बराबर दोषी इस बात के लिए नहीं मान सकते कि जैसे झगड़े की शुरुआत दोनों से एक तरफ हुई है। हमले ज्यादातर इजराइल की तरफ से हुए हैं, लेकिन जान माल के जिस भी तबके का नुकसान हुआ है उसके लिए हमें अफसोस है। बहुत अच्छा सवाल आपका जावेद जी है। इसके जरिए हम चाहेंगे और आपके इस माध्यम के जरिए भी कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत आगे बढ़ करके इस क्राइसिस को रिजोल्व करने में यूएन में भी और यूएन से बाहर भी अपनी आवाज उठाए, तो भारतीयों को बहुत खुशी होगी। कोई 1947 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के और अमेरिका के रिश्ते सुधरते बिगड़ते रहे। मेरे अभी एक मित्र कह रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीटों का मेंबर बनने से मना कर दिया था और पाकिस्तान एशिया के इस हिस्से का पहला मुल्क था जो सीटों का मेंबर बना था, जो अमेरिका के डिजाइन का हिस्सा था साउथ ईस्ट एशिया में। ऐसा भी दौर था इंदिरा गांधी के टाइम पर, जब सातवां बेड़ा आया था हमारे खिलाफ, उस समय रूस बहुत ताकतवर था। और वर्तमान हुकूमत का भी समय समय पर जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी है, उसमें हालात सुधरते और बिगड़ते रहते हैं। हम जो 2 दिन से यूएन में भारत के प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया वक्तव्य है, उसका स्वागत करना चाहिए और उसका स्वागत करते करते सरकार को इस बात के लिए निरंतर
सुझाव देते रहना चाहिए। अगर आप दबाव शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत सरकार का जो वर्तमान स्टैंड है वो उन 25 मुल्कों की भावना के खिलाफ है जिन्होंने इजराइल की तारीफ की है या उसके हर काम को सपोर्ट किया है। जहां तक अमेरिका की बात, तो अमेरिका तो किसी की मानता नहीं। 15 बार अमेरिका ने वीटो किया है अकेले। 22 चार्ज वीटो है अमेरिका के, जिसमें से 15 बार उसने इजराइल के हक में किया है। ट्रंप नाम की कॉलोनी बस गई है। जहां जहां पर भी यूएन के रेजोल्यूशन है जिसको यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ जाती है, इन सारी चीजों के बावजूद भी चुनाव पिछला हुआ ट्रंप का, उसने कहा कि हाँ मुझको जिताओ, मैं ये चीज इजराइल में करूंगा। इजराइल में एक बड़ी भारी लॉबी है इजराइल की, यहूदियों की अमेरिका के अंदर। मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यूरोपियन यूनियन में भी है। और मैंने एक किताब पिछले दिनों पढ़ी है कि किस तरह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को जो वहां का यहूदी एम्पायर है किस तरह से संचालित करता है। इसलिए मैं तो घटक होने के नाते भी, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते भी, एक अच्छा हिंदुस्तानी होने के नाते भी भारत सरकार के द्वारा जो लिया गया स्टैंड है उसको मैं सलाम करता हूं। ये जो अब ताजा क्राइसिस है ये आज का नहीं है, संतोष जी ने बहुत अच्छा कहा। इसकी स्क्रिप्ट लंबी लिखी हुई है, इसकी 48 में लिखी गई, और अब चाहता है इजराइल की ये वन नेशन रहे। अब झगड़ा ये हो गया, टू नेशन नहीं होनी चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन अब को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जो सिख जर्रा के बराबर से या मस्जिद के बराबर से जिन फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा है वो 52,000 तो आज की तारीख में छोड़ के जा चुके। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों को निकाल करके जो उनका यहूदी राज्य है वो बनाने का उनका सपना है। जिस समय इजराइल बना है उस समय वहां पे ब्रिटिश हुकूमत थी, और उसी का नतीजा था, उसकी कॉलोनी थी कि उन्होंने वहां पर इजराइल को मान्यता दी। फिर जो यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं उनके जो यहूदी थे वो भी वहां पर आकर के बसने लगे, और एक डिजाइन के तहत उन्होंने फिलिस्तीनियों को वहां से धीरे धीरे हटाना शुरू किया। मुझे अफसोस है कि अब्दुल गुलाम नासिर के बाद अरब वर्ल्ड में कोई ऐसा नामधारी नेता नहीं हुआ जो तमाम अरब वर्ल्ड को इकट्ठा करके इजराइल से या उसके डिजाइन से मुकाबला कर सके। हालांकि 1967 में बहुत बड़ा हिस्सा सीरिया का, बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट का और लेबनान का, जॉर्डन का इजराइल ने कब्जा लिया। अब ये लंबी कहानी हो जाएगी, ये फिर किसी और दिन के लिए रखिए। लेकिन जी के पीछे अमेरिका के, देखिए एक तो मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, अमेरिका के वेस्ट एशिया में तेल को लेकर के बड़े डिजाइन ये इकोनॉमिक सवाल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक डिजाइन है पश्चिमी मुल्कों में फूट डालने का, उनके तेल के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का, वेपन के रूप में उसको यूज करने का। लिहाजा यूरोपियन यूनियन की भी कई ताकतें, अमेरिका की भी, अब वहां पर निखालिस माने खालिस वो इजराइल की हुकूमत चाहते हैं। और भाई मुझे अफसोस है कि कई लाख जो फिलिस्तीनी हैं वो दर बेदर है। 3 पीढ़ियां तंबुओं में पैदा हुई हैं और लोग मौज मस्ती के साथ जी रहे। बड़े बड़े हुक्मरान हैं बड़े बड़े मुल्कों के। एक सवाल के जवाब में त्यागी ने कहा कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बहुत कैटेगरिकली बहुत ओकेजन्स पे कह चुके हैं कि बिहार के अंदर एनआरसी लागू नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी सिर्फ और सिर्फ
आसाम के लिए तय हुआ था। नंबर 3, आसाम की जो सरकार थी अब जो है और उससे पहले भी, वो मना कर चुकी कि नहीं, हम एनआरसी को अपने यहाँ भी लागू नहीं होने देंगे। लिहाजा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए तय हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि फ़िलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी डिप्लोमेटिक तरीके हैं उन्हें अपनाए जाए। उन्होंने कहा कि इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ उठानी चाहिए। That United Nations Charter entitles them for seeking appropriate action against hostile and lawless countries. I also welcome the announcement by Mr. T.S. Tirumurti, India's representative to the United Nations Security Council, who has fully supported the just cause of Palestine, and we rightfully expect and demand that our government, in keeping with this historic declaration and India's long-standing commitment to Palestinian cause, India will play a key and effective declaration in making India's long-standing commitment to Palestinian cause. India will play, I think the ambitions of Israel are very clear. It wants to occupy a large area of West Bank and completely annex Al-Quds or Jerusalem. So it is working towards changing the historical character, geography, and demography of Palestine. The current conflict is the result of these aggressive and expansionist policies of Israel. This is in violation of many UN resolutions and Universal Declaration of Human Rights. There are many even bilateral agreements of which Israel is also a signatory, and it is one after another, it is backtracking on its commitments. So I think it is not the issue of just political conflict between two countries. It is not any religious conflict, but it is the issue of international peace. It is the issue of whole humanity. So whole humanity should come together and should raise strong voice against this Israeli aggression and should do whatever possible to stop it. संवाददाता सम्मेलन को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव विनय कुमार सहित कई अन्य प्रबुद्ध लोगों ने भी संबोधित किया। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिजाइनर ने।